86 साल के बुजुर्ग से अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियां अमेरिका और इजराइल डरती हैं, तो ये डर किसी हत्यार का नहीं है, ये एक विचार और अडिग आवाज का है। आयतुल्लाह अली खामनेई शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनका एक हाथ भी काम नहीं करता, फिर भी दशकों से उन्हें मिटाने की कोशिशें जारी हैं। पाबंदियां, बदनामी करके मुहिम और लगातार दबाव। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्योंकि जब गजा में महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे थे, जब बड़े बड़े मुस्लिम देश चुप थे, तब यही 86 साल का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। ये विडंबना ही है कि जिसके हाथ में पूरी दुनिया की सेनाएं हैं, वो उस बुजुर्ग से घबराते हैं जिसके पास सिर्फ एक नैतिक स्टैंड है। वो एक हाथ से पानी पिला रहे हैं, बल्कि अपने शब्दों, अपने रुख और अपने इनकार से जख्मी इंसानियत को सहारा दे रहे हैं। और शायद यही बात है अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा असहज करती है। पिछले कई दशकों में बार बार ये सवाल उठता रहा कि आखिर अमेरिका और इजराइल जैसी सैन्य और आर्थिक महाशक्तियां ईरान और आयतुल्लाह अली खामनेई से इतना असहज क्यों रहती हैं? अगर असहजता केवल युद्ध के मैदान में नहीं है, बल्कि रणनीति, नैरेटिव और नैतिक दबाव की है, तो इतिहास गवाह है कि कई मौकों पर ईरान और खामनेई के रुख ने अमेरिका इजराइल गठजोड़ को न सिर्फ चुनौती दी है, बल्कि उनकी योजनाओं को भी धीमा, उलझा और बेनकाब किया है। सबसे पहले बात उस वैचारिक टकराव की जिसने इस पूरी राजनीति की नींव रखी। ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही खामनेई और ईरान लीडरशिप ने खुलकर अमेरिका के वैश्विक दखलंदाजी और इजराइल की नीतियों को चुनौती दी है। जब ज्यादातर देश कूटनीतिक भाषा में बात कर रहे थे, तब ईरान ने सीधे शब्दों में फलस्तीन के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया। ये वो बिंदु था जहां इजराइल और अमेरिका को पहली बार यह एहसास हुआ है कि ये विरोध अस्थायी नहीं था, बल्कि वैचारिक है। अब आपको बता दें, इसके बाद गजा और फिलिस्तीन का मुद्दा बार बार ऐसे मोड़ पर बनकर सामने आया जहां अमेरिका और इजराइल नैतिक रूप से असहज दिखाई दिए। जब गजा में सैन्य कार्रवाइयों के दौरान हजारों महिलाएं और बच्चे मारे गए, तब पश्चिमी दुनिया या तो खामोश थी या सेल्फ डिफेंस जैसे शब्दों के आड़ में इजराइल का समर्थन करती हुई दिख रही थी। ऐसे समय में खामनेई ने खुले तौर पर इन कार्रवाइयों को जुल्म बताया और इसे मानवता के खिलाफ अपराध कहा। यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि उसने विश्व के ह्यूमन राइट्स वाले दावे को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये वो जगह थी जहां कहा जा सकता है कि नैतिक स्तर पर अमेरिका और इजराइल को जवाब देना मुश्किल हो गया है। रणनीतिक स्तर पर भी कई मौके आए जब ईरान ने अमेरिकी इजराइल को सीधी योजनाओं को चुनौती दे दी। ईरान पर लगाए गए कड़ी प्रतिबंधों के मकसद उसे पूरे तरीके से झुका देना था, लेकिन इसके उलट ईरान ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। पश्चिमी एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर अमेरिका और इजराइल की रणनीतियां बार बार ईरान के प्रभाव के कारण जटिल होती रही। ये वही दौर था जब खुले युद्ध की बातें होती रही हैं, लेकिन असल में टकराव से बचा गया क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती थी। एक और अहम पहलू है नैरेटिव की लड़ाई। अमेरिका और इजराइल दशकों से खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकार का रक्षक बताते हुए आए हैं, लेकिन जब खामनेई जैसे नेता गजा, फलस्तीन और मध्य पूर्व में हो रहे जुल्म को सीधे शब्दों में चुनौती देते हैं, तो नैरेटिव कमजोर पड़ता है। यही कारण है कि खामनेई को अक्सर कट्टर, कटु आलोचक या महिला विरोधी जैसे लेबल देकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ताकि उनके उठाए सवालों से ध्यान को हटाया जा सके। यहाँ पर यह भी एक सच्चाई है कि आयतुल्लाह खामनेई शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हैं। उनका एक हाथ भी पूरे तरीके से काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उनका राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव आज भी अमेरिका और इजराइल के लिए असहज करने वाला है। और विडंबना यह है कि जिनके पास आधुनिक हथियारों और सेनाओं की ताकत है, वो उस व्यक्ति से डरते हैं जिसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी अडिग रुख और लगातार सवाल पूछने की क्षमता है। यही वजह है कि दशकों से उन्हें दबाने, अलग थलग करने और खत्म करने की कोशिश है। आखिर में सवाल ये नहीं कि किसने किसे कब मुंह की खिलाई या किसे पीछे हटने पर मजबूर किया गया। असली सवाल यह है कि क्यों बार बार अमेरिका और इजराइल को ईरान और खामनेई के रुख से असहज होना पड़ता है। शायद इसलिए क्योंकि ये टकराव हथियारों से नहीं, बल्कि नैतिकता, विचार और सत्ता की परिभाषा को चुनौती देने से जुड़ा है, और आज की वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ी बेचैनी की वजह है।